लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के अंदर हमें दो एस्पेक्ट्स चाहिए होते हैं, जिसमें से एक एस्पेक्ट होता है उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी। ठीक है, कि वो मेजरमेंट अपनी ट्रू वैल्यू के साथ, ट्रू वैल्यू से कितना करीब है, हाउ क्लोज इट टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, वी हैव डिस्कस दैट कि किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी की जो खराबी होती है या इफेक्ट होती है वो उसमें सिस्टमैटिक एरर्स की वजह से होती है। और सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा एरर होता है जिसका मैग्नीट्यूड और जिसका साइन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी एक्यूरेसी को इफेक्ट करने वाला जो एरर है वो सिस्टमैटिक एरर है जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है और कांस्टेंट साइन का होता है, जिसकी हमने एक एग्जांपल भी देखी थी, जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर होता है। अच्छा, बाय द वे सिस्टमैटिक एरर्स को हम रिमूव कैसे करते हैं? क्या हम एवरेज करके सिस्टमैटिक एरर को ठीक कर सकते हैं? मल्टीपल रीडिंग्स लेके एवरेज निकालें तो आंसर है नो। सिस्टमैटिक एरर को अगर आप जितनी भी मेजरमेंट्स ले लें और एवरेज निकाल लें तो सिस्टमैटिक एरर खत्म नहीं होता। सिस्टमैटिक एरर को आपको एलिमिनेट करना पड़ता है बाय नोइंग इट्स कॉज। उसका रीजन जान के फिर आप उसको क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। Otherwise, it cannot be eliminated by taking average values. Average निकालने से systematic error पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इसके बाद हमने जो चीज़ डिस्कस की थी दैट इज प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या चीज़ होती है? तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम बहुत सारी मेजरमेंट्स ले रहे हैं और अगर हमारी मेजरमेंट्स में कंसिस्टेंसी आ रही है, एक जैसी रीडिंग्स आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी मेजरमेंट क्या है? प्रिसाइज। ठीक है, इफ देयर इज ए कंसिस्टेंसी इन द रीडिंग्स, ठीक है, इट मींस द मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज। ठीक है, अगर एक जैसी वैल्यूज बार बार आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रिसिशन अच्छी है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मेजरमेंट प्रिसाइज हो वो एक्यूरेट भी हो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक स्टूडेंट है, लेट्स से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देयर आर टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए ने आपके पास ग्रेविटी को मेजर किया और उसने मेजरमेंट की 8.76, 8.75, 8.75, 8.76, 8.76। तो ये इसने 1, 2, 3, 4, 5 दफा जो है वो इसने मेजरमेंट की। ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एक और स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी, जिसने ग्रेविटी की वैल्यू मेजर की है 9.72, 9.99, 9.81, 9.79 और 9.90। तो ये उसने मेजरमेंट की है। दैट इज 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सॉरी ये 3 होना चाहिए था, ये 4 एंड दिस इज। अब इन दोनों स्टूडेंट्स में अगर हम देखें तो कौन सा स्टूडेंट ज्यादा प्रिसाइज है? विच स्टूडेंट इज मोर प्रिसाइज, विच हैविंग द मोर सेम रीडिंग्स? Student A. Student A. A is more precise than B. But which student is more accurate? B. B ज्यादा एक्यूरेट है और स्टूडेंट ए जो है वो ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें दोनों स्टूडेंट्स की ही रीडिंग्स नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअली में जो अपना फाइनल आंसर चाह रहे होते हैं वो चाह रहे होते हैं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और सेकेंडली वो क्या भी हो, वो प्रिसाइज भी हो। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन एक्यूरेसी और प्रिसिशन। क्या कह रहे हैं? बी वाला एक्यूरेट कैसे? एक्यूरेट कैसा है? क्योंकि उसकी ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 के ज्यादा करीब है ना। ठीक है, 9.81 के ज्यादा करीब वैल्यूज है इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से वी डिफाइन द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा हमारी जो प्रिसाइज वैल्यू होगी वो क्या होगी? एक्यूरेट भी होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ ये बताइए मुझे कि अगर कोई टारगेट वाली, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लूं, तो आपके पास लेट्स से हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं जो एक टारगेट को हिट कर रहे हैं। दिस इज अ टारगेट
और सबसे पहला स्टूडेंट जब इस टारगेट को हिट करता है, स्टूडेंट ए, तो वो इस टारगेट को कुछ ऐसे हिट करता है, ये जी जनाब। नाउ ही यूज्ड 1 2 3 4 5 not 6, let's make it 5 टारगेट। तो इस स्टूडेंट ने 5 दफा इस टारगेट को हिट किया है, ठीक है, स्टूडेंट ए ने। अब बताइए कि इस स्टूडेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? इज इट अ प्रिसाइज इन शूटिंग? एक्यूरेट, कुछ भी नहीं। एक्यूरेट, नो कुछ सर, भी नहीं है, कुछ भी नहीं। नथिंग। ये प्रिसाइज प्रिसाइज नहीं है, लेकिन ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट, It is accurate. क्योंकि एक दफा इसका तुक्के में एक दफा इसका निशाना लग गया। और सेकेंडली अगर आप नोटिस करें तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज निकालूं, इन दोनों पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज निकालूं, तो दोनों का एवरेज जो आ रहा है वो किस पॉइंट की तरफ जा रहा है? सेंटर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि दिस स्टूडेंट कैन बी अ बिट प्रिसाइज, थोड़ा बहुत प्रिसाइज, वो सॉरी कैन बी अ बिट एक्यूरेट, थोड़ा बहुत एक्यूरेट तो है, बट इट इज नॉट प्रिसाइज, प्रिसाइज नहीं है ये, ठीक है जी। On the other hand, if we have a student B which is hitting a target like this, ठीक है जी, और वो कुछ इस तरह से टारगेट को हिट कर रहा है, तो व्हाट अबाउट दिस स्टूडेंट? Precise. Precise but accurate. precised. Yes, it is precise but not accurate because it's keep hitting the same point again and again, but this is not the accurate point, ठीक है। And let's talk about another student. Let's say this is student C, और ये स्टूडेंट सी ने कुछ इस तरह से हिटिंग की है भाई टारगेट, ये। अब इन साहब के बारे में क्या कहेंगे? ये कुछ भी नहीं है सर, ये तो कुछ कुछ भी नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं, एक्यूरेट भी नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना ही ये प्रिसाइज है और ना ही ये साहब एक्यूरेट है, ये दोनों चीजों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और सबसे लास्ट में अगर हम इस स्टूडेंट की बात करें, Precise and accurate. दोनों बोथ। तो ये स्टूडेंट डी सबसे ज्यादा प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, यानी हम जिसमें सबसे ज्यादा जिसको मार्क्स देंगे वो स्टूडेंट डी को देंगे, क्योंकि उसने टारगेट को भी हिट किया है और बहुत प्रिसाइसली उसने जो है वो हिट किया टारगेट को, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी और प्रिसिशन को हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक्यूरेसी इफेक्ट होती है सिस्टमैटिक एरर से, प्रिसिशन किस चीज से इफेक्ट होती है? ह्यूमन एरर। रैंडम है। प्रिसिशन जो होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रैंडम एरर से इफेक्ट होती है, ठीक है। रैंडम एरर्स, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि रैंडम एरर्स क्या होते हैं। ऐसे एरर जो हमसे रैंडमली हो जाते हैं, जिनका हमें कॉज ही नहीं पता होता, जिसका रीजन नहीं पता होता। जैसे कि जीरो एरर के एरर का रीजन हमें पता है, हाँ भाई ये एरर है, लेकिन रैंडम एरर वो एरर्स हैं जिनका हमारा जिन पे कंट्रोल नहीं होता, जो हमसे थोड़ा बहुत खुद ब खुद हो रहे होते हैं, तो उन एरर्स को हम क्या कह रहे होते हैं? रैंडम एरर्स, ठीक है जी। ह्यूमन एरर नहीं हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ह्यूमन एरर भी हो सकता है ये, लेकिन अगर मशीन कोई रैंडम एरर कर रही है तो उसको हम रैंडम एरर, वो मशीन एरर कहेंगे या ह्यूमन एरर कहेंगे, क्या कहेंगे? रैंडम एरर। उसको फिर रैंडम कहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे ये ह्यूमन एरर ही होते हैं, ठीक है। ह्यूमन जो नॉर्मली कर रहे होते हैं उन एरर्स को हम ह्यूमन एरर्स कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो रैंडम एरर्स जो हैं ये आपकी प्रिसिशन को इफेक्ट करते हैं। व्हाट इज कैन बी द डेफिनेशन ऑफ रैंडम एरर्स? ऐसे एरर्स जिनका नाम मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, ना जिनकी साइन कांस्टेंट होती है, उन एरर्स को हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं? रैंडम एरर्स। एंड वी डोंट नो देयर कॉजेस, हमें इनकी वजह भी पता नहीं होती कि ये एरर्स क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो वी विल राइट डाउन इट्स डेफिनेशन नाउ। व्हाट इज मेंट बाय रैंडम एरर्स? प्लीज राइट इट डाउन। The errors which has
the error which has changing magnitudes, the error which has changing magnitudes and change in sign, Please repeat, sir. the error which has changing magnitudes, variable magnitudes and variable sign, are known as random errors. We don't know the causes of random errors. Next line से लिखिएगा. We don't know the cause of random errors. We don't know the cause of random error. हमें random error के causes का पता नहीं होता. Okay. The random error affects the precision of your measurement. The random error affects the precision of your measurement. Random errors आपकी measurement की precision को affect करते हैं. Random errors cannot be eliminated. हम random errors को eliminate नहीं कर सकते. Okay? क्योंकि हमें इनके reasons ही पता नहीं होते. Random errors cannot be eliminated. They can only minimize. हम random errors को eliminate नहीं कर सकते. हम इनको सिर्फ minimize कर सकते हैं. जी, अब इनको कैसे minimize करेंगे जी हम लोग? How can we minimize these errors? Reducing human errors. Repeating the experiment. बिल्कुल सही कह रहे हो. Repeating the experiment and finding the average. ठीक है जी, बिल्कुल सही. We can minimize the random errors by repeating the average and finding the average. हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे और एवरेज निकाल देंगे. ठीक है जी. तो इस तरीके से रिपीट कर दें. कहाँ से हम इस लास्ट पॉइंट. We cannot eliminate the random errors. इससे बाद वाला we can minimize them. We can only minimize them by taking the average, by taking multiple readings. By taking multiple readings. क्या कर रहे हैं यार? By taking multiple readings and finding the average. ठीक है जी. तो हम random errors को eliminate. जी बोले. सर एवरेज तो हम जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे उसकी रीडिंग आएगी उसका एवरेज निकालेंगे, लेकिन इस केस में हम एवरेज कैसे निकालेंगे जो शूट कर रहा है? क्या मतलब? मतलब कोई शूटिंग वाले में ये देखो ना, मैंने निकाला नहीं है. स्टूडेंट ए का एवरेज कैसे आ सकता है? स्टूडेंट ए का एवरेज नहीं निकाला मैंने. ठीक है. हेलो जी बोले, क्या हो गया भाई? जी शायद साहब, आप शायद साहब बात कर रहे हो? नहीं, अभी निकल गए 9:15 बजे निकल गए. जी क्यों अपने घर की बातें सुना रहे हो हमें शाहिद साहब? आवाज बंद करो अपनी. अच्छा जी. तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर्स. सिस्टमैटिक एरर्स और रैंडम एरर्स के बारे में दिस इज ऑल अबाउट इट. अब जरा रैंडम एरर्स की एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं. ह्यूमन एरर में हमारे पास सबसे कॉमन एरर जो होता है दैट इज ह्यूमन reaction time
एरर, ये सबसे कॉमन एरर है हमारे पास ह्यूमन एरर या रैंडम एरर्स में से। अच्छा, डज एनीवन नो व्हाट इज अ ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर? 3 सेकंड या 0.3 सेकंड। 0.3 सेकंड। 3 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो किसी 70 साल के बुढ़े का होगा 3 सेकंड। 0.2 होता है। 0.2 0.2 होता है एक्चुअल में, बिल्कुल जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 0.2 होती है। देखिए ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर क्या होता है कि लेट्स से अगर आपने एक बॉल को ड्रॉप किया और आप क्या चाह रहे हैं कि मैं बॉल ड्रॉप करूंगा, ड्रॉप करते ही जो है मैं उसको टाइमर स्टार्ट करूंगा और वो जब जमीन से टकराएगी तो मैं टाइमर को स्टॉप करूंगा, ठीक है। तो कभी कभार ये होता है कि आपने बॉल को ड्रॉप किया और आप जो है वो टाइमर थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देर में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप स्लो ही स्टार्ट करें, कभी कभार ये ऐसा भी होता है कि एंजाइटी के अंदर आप लोग अपने टाइमर को जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हम लोग एक गेम भी खेलते थे बचपन में, वो जो 2 हाथ जोड़ते हैं और वो दूसरा थप्पड़ मार रहा होता है उसके ऊपर, ठीक है, और वो हाथ हम लोग अलग कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो कभी कभार हम लोग दूसरा मारता नहीं है, हम लोग ऊपर कर लेते हैं, और कभी कभार जो है हम लोग रिएक्शन टाइम हमारा स्लो हो जाता है तो दूसरे का हाथ हमें लग जाता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली काम करने में हमें जो टाइम लगता है, इसको हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, अपना रिएक्शन टाइम। ये हमारा रिएक्शन टाइम होता है। अच्छा, रिएक्शन टाइम कभी ज्यादा भी हो सकता है अगर हम देर में स्टॉप वॉच को ऑन करें, और रिएक्शन टाइम कम भी हो सकता है अगर हम लोग जल्दी स्टॉप वॉच को ऑन कर दें। तो इसीलिए ह्यूमन रिएक्शन टाइम को हम किस तरह कंसिडर करते हैं, प्लस और माइनस के अंदर, ठीक है, दोनों में ही कंसिडर करते हैं। जबकि याद है मैंने क्या कहा था, 0 एरर या तो प्लस होगा या फिर माइनस में होगा, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन रिएक्शन टाइम प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर होता है वो कितना होता है, 0.2 सेकंड्स के बराबर होता है। अच्छा, जैसे कि लेट्स से मैं एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना चाह रहा हूँ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा एक बार। मैंने इस पेंडुलम को यहाँ तक लिफ्ट किया और यहाँ से इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ा तो ये इस तरीके से यूं जाएगा, फिर ये इधर पहुंचेगा, फिर ये इस साइड पे जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर यूं आके वापस आ जाएगा इस जगह पे। तो जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया, ठीक है, ड्रॉप किया यहाँ से, तो ये मैंने टाइमर को स्टार्ट किया और जब ये वापस यहाँ पे आया तो मैंने टाइमर को स्टॉप कर दिया, ठीक है। ड्रॉप करते ही स्टार्ट किया था और यहाँ पे वापस आया तो इसको स्टॉप कर दिया। अच्छा, नॉर्मली जब हमने इसको लेट से स्टार्ट किया था तो हमने उस स्टार्टिंग में उसमें कितना एरर किया था, 0.2 सेकंड्स का। और जब वापस आया है तब भी हमने स्टॉप वॉच बंद करने में, देखो स्टार्ट भी करनी होती है, स्टॉप वॉच बंद भी करनी होती है, तो स्टार्ट और स्टॉप करने में भी हमने कितना एरर किया, 0.2 सेकंड्स। अच्छा, बाय द वे ये यूं गया और यूं वापस आया, तो ये जो टाइम होता है इस टाइम को हम बोलते हैं, वी कॉल इट टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। ये पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। तो बाय द वे ये जो भी टाइम निकला है, इस टाइम में ये मुझे बताइए कि आपने टोटल एरर कितना किया है। 0.4 सेकंड। यानी नॉर्मली हम इसको इस तरह लिखेंगे, लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि हमारा टाइम कितना आया, 1.4 सेकंड्स का। यानी हमारी स्टॉप वॉच हमें टाइम दिखा रही है 1.4, लेकिन हम उसके साथ में क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 0.4 सेकंड्स, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल में टाइम है और ये हमने इसमें क्या किया है, एरर, ह्यूमन एरर। एक सवाल है, बोले। तो 1.4 में आपने ऐड कर दिया, शायद हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया हो तो, जब लेट कर दिया तो टाइमिंग माइनस प्लस भी हो सकती है। फिर हमें तुम्हें पता है कि तुमने जल्दी स्टार्ट किया या देर में स्टार्ट किया? नहीं, अब यही मसला है ना। अब ये सवाल भी है। बात तो यही है ना कि हमें उसका पता ही नहीं होता ना कि हमने जल्दी स्टार्ट किया या हमने लेट स्टार्ट किया। मसला ही तो यही है। अगर हमें पता, अच्छा देखो बेसिकली हम लिखते क्या है, हम इसमें 1.4 सेकंड हमारा टाइम आया है, लेकिन हमें अपने टाइम में डाउट है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट। और कितने सेकंड्स का डाउट है इसके अंदर, 0.4 सेकंड्स का। अब 0.4 सेकंड ये टाइम ज्यादा भी हो सकता है या 0.4 सेकंड ये टाइम कम भी हो सकता है। हम इसको इस तरीके से बोलते हैं,
ठीक है, जैसे आपसे कोई सवाल करता है यार तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं, तो आप कहते हैं यार तकरीबन होंगे 800-900 रुपए। इस तरीके से 800-900 इसलिए बोलते हो क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा डाउट होता है कि इधर उधर भी कोने में भी तुमने कुछ पैसे छुपाए हुए होंगे, तो इसलिए हमेशा हम डाउट के अंदर ये बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं या किसी को एग्जैक्ट याद होता है। अब किसी की जेब में पड़े ही 10 रुपए तो वो तो बोलेगा मेरे जेब में 10 रुपए पड़े हुए, लेकिन नॉर्मली अगर किसी वॉलेट होता है किसी की जेब में तो हम लोग ये बोलते हैं ना इस तरीके से। तो इसी तरीके से जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं ना तो ह्यूमन एरर्स की वजह से उसमें हमें थोड़ा सा उस पर डाउट होता है, तो हम उस डाउट को भी बेसिकली लिख रहे होते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं करता हूँ, ये मेजरमेंट इस स्टूडेंट ने कितनी अच्छी की है ये कैसे पता चलेगा? तो हम एक काम कर लेते हैं, हमारा जो एरर है उस एरर को अगर हम इसकी वैल्यू से डिवाइड कर दें और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमें वो परसेंटेज पता चल जाएगी, एरर की परसेंटेज हमें पता चलेगी। ये बात समझ में आ रही है कि कितना परसेंट एरर है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर? ठीक है, दैट विल टेल्स द परसेंटेज ऑफ एरर इन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये अगर हम करें तो लेट्स से ये होगा 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 100। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द आंसर? 28.6 28.6 which is approximately 29%, है ना? यानी इसका मतलब 0.57 आ रहा था, तो यही है। चलो वो भी 57 को भी 9 करेंगे ना, ठीक है। यानी हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें तकरीबन 29% गलती है। कितने परसेंट गलती है? 29% गलती है। यानी हम कितने परसेंट ठीक हो सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में? जी 71% हम ठीक हो सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि पेंडुलम का टाइम हमने मेजर किया है 1.4 सेकंड, क्या कोई और तरीका है कि इससे बेहतर तरीके से हम टाइम को मेजर कर सकें? सर बार बार रीडिंग्स लेंगे। बार बार रीडिंग्स लेंगे, या एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि हम लोग एक ऑसिलेशन का नहीं बल्कि 10 ऑसिलेशन का टाइम लेते हैं, या 20 एवरेज निकालने है ना? याद है आप लोगों को 10 ऑसिलेशन का या 20 ऑसिलेशन का? एवरेज निकालने जी फिर एवरेज निकाल देते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब तुम लोग 10 ऑसिलेशन का टाइम लोगे तो तुम पहली ऑसिलेशन को स्टार्ट करते हुए एरर करोगे, है ना? फर्स्ट वाली को स्टार्ट करते हुए, है ना? और लास्ट वाली को स्टॉप करते हुए लोगे, है ना? जी। मजे की बात यह है कि 10 लेट से तुमने ऑसिलेशंस ली है, 10 ऑसिलेशंस, ठीक है? तो उसमें पहली वाली में स्टार्ट करते हुए तुमने एरर किया और लास्ट वाली में स्टॉप करते हुए एरर किया। बाकी 8 ऑसिलेशंस में सोचो क्या कोई एरर हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि ह्यूमन रिएक्शन टाइम में आपने टाइमर स्टार्टर ऑन ही नहीं किया ना वहां पे। तो इसका फायदा ये होता है हमें कि हमारी 8 ऑसिलेशंस में जब कोई एरर नहीं आया तो उसकी वजह से हमारा एक्चुअल में एरर थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ये एरर कैसे कम होता है ये मैं बताता हूँ तुम लोगों को। लेट्स से अगर मैं तुमसे कहूँ कि 10 एक ऑसिलेशन का टाइम मैंने कितना निकाला था 1.4, तो लेट्स से मेरे पास 10 ऑसिलेशन का टाइम कितना आ रहा है 14.1 सेकंड्स आ रहा है। लेट्स से कितना आ रहा है 14.1 सेकंड्स आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है। अब ये जो 14.1 तुमने निकाला है उसमें कितनी दफा स्टॉप वॉच ऑन की है और कितनी दफा स्टॉप की है? 2, एक दफा स्टॉप एक दफा स्टार्ट। मतलब ऑन और ऑफ किया बस एक दफा। यानी इस 14.1 सेकंड में भी टोटल कितना ही एरर होगा? 0.4। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि 0.4 को 14.1 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई परसेंटेज कम आएगी, तो क्या वैल्यू आएगी अब हमारे पास? 2.9% आ गई। यानी अब देखो इसका फायदा क्या हुआ कि हम लोग तकरीबन 97% क्या हो गए हैं? एक्यूरेट, करेक्ट हो गए, और सिर्फ हमारा एरर कितना रह गया? 3% रह गया। तो याद है हम लोग ओ लेवल्स में ये चीज पढ़ते थे कि हम लोग अगर पेंडुलम की 10 ऑसिलेशन ले 20 ऑसिलेशन ले तो हमारा एरर मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पे उसका रीजन कोई नहीं पढ़ता, कैसा होता क्यों है? हम लोग बस ये तोते की तरह रट के आ जाते हैं वहां पे कि यार 10 ऑसिलेशन लेंगे टाइम एरर कम हो जाएगा।
हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट हो जाएगी। लेकिन उसका रीजन एक्चुअल में ये है, बिहाइंड ये रीजन होता है उसका, क्योंकि हमारी 8 ऑसिलेशंस के दौरान में हम लोगों ने किसी किस्म का कोई एरर नहीं किया होता। ठीक है जी। तो रैंडम एरर की एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? व्हाट कैन बी द एग्जांपल ऑफ रैंडम एरर? दैट कैन बी ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर। ठीक है, और ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर कैन बी द वी कैन से दैट द एग्जांपल ऑफ रैंडम एरर, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, और हम लोग मल्टीपल रीडिंग्स या मल्टीपल ऑसिलेशंस लेके इस एरर को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? जी बच्चों, जी बोले। मैं कह रहा हूँ 0.45 एरर पे कैसे आ रहा है, मतलब 0.45 क्यों आ रहा है? कहाँ पे 0.45? ये सवाल ऐसे। में आपने 0.45 लिखा है ना? ऐसा 0.4 ऐसे भाई वो। सेकंड्स एस है, एस है। सर वो बस अब ह्यूमन एरर की एक डेफिनेशन बताने की मैंने लिखी नहीं थी, मेरे पास रैंडम एरर की है। Human error with the errors which are done by humans, simple as that, which has variable magnitude and variable sign. ठीक है। हाँ भाई, और किसी को भी क्वेश्चन पूछना है? बाकी कहाँ भी सारे? सर इसका कोई आलिया। पास पेपर सवाल कराएं। पास पेपर का सवाल कराओ इसका? अच्छा, तो 1 मिनट करा देता हूँ, ठहरो। सर एक सवाल था। अच्छा जी, जैसे मुझे क्वेश्चन मिला है आपका मई जून 2017 पेपर 2-1। अच्छा, उसमें पहले पार्ट में अगर आप देखो तो उसने बेसिकली स्ट्रेस का बेसिक यूनिट पढ़ाया है। स्ट्रेस क्योंकि अभी तक हमने क्वांटिटी पढ़ी नहीं है, इसलिए हमने उसका बेसिक यूनिट अभी नहीं बनाया। और उसके बाद उसने इस इक्वेशन को यूज करके यंग्स मॉडुलस की वैल्यू को कैलकुलेट करा है। बाय द वे, वी हैवंट स्टडीड दिस येट बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में हम जब पढ़ेंगे तो फिर हमें यंग मॉडुलस वगैरह सारी चीजें पता चलेंगी। अच्छा, इसी सवाल के नेक्स्ट पार्ट में कहता है the quantities used to determine E should be measured with accuracy and precision. What is the difference between accuracy and precision? तो accuracy और precision के दरमियान में क्या फर्क होता है? जी सो वो डेफिनेशन लिख देंगे जो आपने लिखवाई है। हाँ, एक्यूरेसी जो है वो हम लोग कितना ट्रू वैल्यू के करीब है, जबकि प्रिसिशन हमारी मेजरमेंट्स कितनी मिलती जुलती हैं, कंसिस्टेंसी है। इन ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट द क्वांटिटी एल टी are measured with the same percentage uncertainty. State and explain which of these two quantities contribute more to the certainty of E. ठीक है, यानी आपने जो एल और टी मेजर किए हैं, उन दोनों क्वांटिटीज में कुछ एरर है, दोनों क्वांटिटीज में कुछ अनसर्टेनिटीज है। एरर की वजह से देखो डाउट आता है, और डाउट को हम एक और वर्ड उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? अनसर्टेनिटी, है ना। हम अनसर्टेन होते हैं, हम सर्टेन नहीं होते, थोड़ा सा हमें इसमें डाउट होता है। तो आप देख सकते हैं कि दो क्वांटिटीज में अनसर्टेनिटी या डाउट है, एल और टी में। तो उसकी वजह से ये बताइए कि ओवरऑल ई की वैल्यू में ज्यादा डाउट किस चीज की वजह से आएगा? ठीक है, क्या वो एल की वजह से आएगा, क्या वो टी की वजह से आएगा?
ये रही इक्वेशन। हाँ भाई, सर लेंथ की वजह से आएगा, क्योंकि लेंथ में Length क्या है। लगी है, लेंथ में Cube। क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है। तो बेसिकली जो क्वांटिटी जिसकी पावर जितनी ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी, उतनी ज्यादा उसके डाउट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी विल डिस्कस दिस पॉइंट एज वेल। ये अभी आउट ऑफ द ब्लूम आ गया ये कॉन्सेप्ट। सर एक बार बता देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि आपके पास L और T अगर हम इस इक्वेशन में से देखें, दोनों वैल्यूज में हमें डाउट है, दोनों वैल्यूज में हमें अनसर्टेनिटी है, तो कौन ओवरऑल फाइनल आंसर के डाउट में, फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी में कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो है L। उसका रीजन ये है कि L जो है उस पे क्यूब लगा हुआ है, और जिसकी जितनी ज्यादा पावर होती है वो उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी के अंदर फाइनल आंसर की कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ठीक है, तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अच्छा, प्रिसिशन की डेफिनेशन मुझसे पूछी गई है दोबारा। ठीक है, हाजरा ने पूछी है, और प्रिसिशन की डेफिनेशन ये होती है, इन मल्टीपल मेजरमेंट्स द कंसिस्टेंसी द रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट इज नोन एज इज प्रिसिशन। ठीक है, अगर आपके पास रिपीटेड रीडिंग्स आपको बार बार ऑब्टेन हो रही हैं, तो इसका मतलब है आपकी वैल्यू प्रिसाइज है जी। कंसिस्टेंसी या रिपीटेबिलिटी ऑफ द वैल्यूज इज डिफाइंड एज द प्रिसिशन। ओके, अच्छा, लेकिन एक सवाल मैं करता हूं आप लोगों से। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जरूरी तो नहीं है कि हम हर मेजरमेंट को जो है वो बार बार करते हैं। कुछ मेजरमेंट्स ऐसी भी तो होती हैं जिनको सिर्फ हम एक दफा या 2 दफा करते हैं। जैसे कि मैं अगर आप लोगों से पूछूं टाइम क्या हो रहा है इस वक्त, क्या टाइम हो रहा है भाई इस वक्त? 11:37। लेकिन क्या आप मुझे ये, मैं जब बोलता हूँ क्या टाइम हो रहा है, तो टाइम को, घड़ी को देख के आप एक मेजरमेंट करते हैं, बोलते हैं 11:37, तो क्या आप उस मेजरमेंट को 5 दफा मुझे सुनाते हैं? सर 11:37, 11:37, 11:37, 11:37, क्या ऐसा करते हैं आप लोग? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप इस मेजरमेंट को सिर्फ एक दफा करते हैं या 2 दफा कर लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि कंसिस्टेंसी प्रिसिशन है, तो इसमें कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? तो इसका आंसर ये है कि सिंगल मेजरमेंट के अंदर प्रिसिशन का एस्पेक्ट ही अलग होता है। देखो, मैं जो प्रिसिशन की डेफिनेशन बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इन मल्टीपल मेजरमेंट्स द कंसिस्टेंसी इन द मेजरमेंट्स, द रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट इज डिफाइंड इट्स प्रिसिशन। लेकिन मैं वर्ड ही स्टार्टिंग में क्या यूज करता हूं? मल्टीपल मेजरमेंट्स का। बट इफ देयर इज अ सिंगल मेजरमेंट, देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफाइन इट्स प्रिसिशन। अगर आपके पास एक सिंगल मेजरमेंट आप कर रहे हो और उस सिंगल मेजरमेंट में आप प्रिसिशन को डिफाइन करना चाह रहे हो, तो उस केस के अंदर प्रिसिशन उसकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से डिफाइन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला कि टाइम क्या हो रहा है, तो मैंने लिखा टाइम हो रहा है 11:39, और एक स्टूडेंट ने बोला सर टाइम हो रहा है 11:39.50 सेकेंड्स। ठीक है, अब बताइए इसमें से कि आपके पास कौन सा स्टूडेंट ज्यादा प्रिसाइज है, 1 या 2? 2, बिल्कुल 2, बिल्कुल सही। तो उसका रीजन ये है कि उसने जो आंसर दिया है उसके अंदर मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। तो अगर हम सिंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे कि लेट्स से आपके दोस्त ने आपका मोबाइल देखा और आपने कहा जी कि बड़ा अच्छा मोबाइल है यार, क्या कीमत है इसकी, तो उसने बताया कि यार इसकी कीमत जो है ना वो है 50,000 रुपए। ठीक है, अब 50,000 रुपए जब उसने बताया आपको, तो पहले तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, 50,000 रुपए, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत करके सुन लिया। अब ये मुझे बताइए कि इसमें, इस वैल्यू में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। इसमें 1 सिग्निफिकेंट, बिल्कुल सही, 1। बाकी ये जीरोस जो है ना ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेट्स से आपने कहा नहीं यार 50,000 नहीं, मुझे जरा इसकी बेहतर वैल्यू बताओ। उसने कहा यार इसकी जो सर बिल्कुल सही वैल्यू है ना वो 49,500 ये इसकी। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट आ गए? 3 सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात? तो हम बेसिकली इसमें से जो प्रिसाइज वैल्यू चुनेंगे वो कौन सी चुनेंगे?
49,500. Is that point clear? Yes. Everyone. तो प्रिसिशन एक्चुअली दो तरीकों से देखी जा सकती है। एक तो हमारे पास अगर बहुत सारी मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं तो हम लोग उसमें रिपीटेबिलिटी को प्रिसिशन से देख रहे होते हैं कि जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी है, जितनी ज्यादा सेम रीडिंग्स आ रही हैं, उतनी ज्यादा प्रिसिशन है, पहली बात। लेकिन अगर हम एक सिंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो सिंगल मेजरमेंट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उसकी प्रिसिशन को डिफाइन कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो वैल्यू उतनी ही ज्यादा क्या होती जाएगी, प्रिसाइज होती जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल बड़े क्लियरली याद होने चाहिए, इनमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, मैं एक दफा थोड़े से रूल्स को रिपीट भी कर देता हूँ कि क्या रूल्स होते हैं, लेकिन पहले आप ये पॉइंट जरूर लिख लीजिए कि इफ द सिंगल मेजरमेंट इज डन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स define its precision. ठीक है, please note it down this point. If the single measurement is done, the number of significant figures define its precision. जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? हाँ भाई, इसमें जो प्रिसाइज वैल्यू आएगी वही हमारी एक्यूरेट वैल्यू होगी ना? जरूरी नहीं है। उसने तुम्हें बताया 49,500, जब तुम दुकान पे पहुंचे तो वो तो झूठ बोल रहा था। ये मोबाइल कितने का था? अब बोलो। वो तो उसके ऊपर है ना, जो हमें बताई गई है। नहीं तो उसने झूठ बताई ना, एक्यूरेट तो नहीं है ना, प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट जो चीज होगी वो प्रिसाइज भी हो। हाँ, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो प्रिसाइज हो वो एक्यूरेट भी हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें बेसिकली दोनों चीजें चाहिए होती है प्रॉपर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, ठीक है ना? एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, मेरे पास मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ जैसे कि 9000, 0.006, 0.207, 1.003 और 10000.2। अब ये जो मैंने तुम लोगों के सामने वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तरह की वैल्यूज लिखी है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें किसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे कि पहली में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। दूसरी में 3 तीसरी में कितने? 1 सिग्निफिकेंट। तीसरे में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक बस इसको मिटा दो। हाँ भाई, इसमें कितने सिग्निफिकेंट? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट अबाउट दिस वन? 2 होगी ना? 2 होंगे। और लास्ट वाले में 6 बिल्कुल सही। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे जो ये छक्का चीख रहा था ना, उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल पता है। ठीक है, और बाकियों ने थोड़ी बहुत उसमें गड़बड़ की है। ठीक है ना? चलिए, कोई कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन? पहले वाले में रेहान 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहली बात तो ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मसला होता है सिर्फ जीरोस के अंदर। जीरोस में प्रॉब्लम आ रहा होता है कि कौन से जीरो सिग्निफिकेंट है और कौन से जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर की एक बहुत अच्छी पहचान ये होती है कि अगर आप लेट से उस मेजरमेंट को उसका यूनिट चेंज करें और वो जीरो गायब हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं कि ये क्या है, 9000 मीटर। ठीक है जी, इस 9000 मीटर को मैं कैसे भी लिख सकता हूं, 9 किलोमीटर्स भी लिख सकता हूं।
तो जब मैं इसको 9 किलोमीटर में लिख रहा हूं तो हो क्या रहा है कि ये 3 जीरोस गायब हो रहे हैं, इसीलिए ये तीनों के तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब इसको देखो, ये जो मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट को भी अगर मैं लिखूं ऐसे मीटर में, ठीक है जी, तो इस वैल्यू को अगर मैंने मीटर में लिखा हुआ है और इसको अगर मैं सेंटीमीटर्स में लिख दूं तो ये वैल्यू सेंटीमीटर्स में, सॉरी मिलीमीटर्स में, तो ये क्या हो जाएगी, है 6 मिलीमीटर्स हो जाएगी, है ना। तो जब मैं इसको 6 मिलीमीटर में लिखूंगा तो स्टार्टिंग के सारे जीरोस गायब हो जाएंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाली मेजरमेंट जो है इसको लिखना चाह रहा हूँ किसके अंदर, लेट से सेंटीमीटर्स के अंदर, बताइए इसको अगर मैं सेंटीमीटर्स में लिखूंगा क्या आंसर आएगा मेरे पास? 207 207 जी जनाब। 2.07 सेंटीमीटर, 27 20.7, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 20.7 सेंटीमीटर। तो जब हमने इसको सेंटीमीटर्स में लिखा, या अगर मैं इसको मिलीमीटर में भी लिख लेता तो मैं मिलीमीटर में इसको क्या लिखता, 207 मिलीमीटर। तो क्या मैं ये 207 लिख रहा हूं तो क्या ये बीच वाला जीरो गायब हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं आ रहा। नहीं हो। इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है जी। इज दैट पॉइंट क्लियर नाउ? यस यस सर। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, और इसके रूल्स आप लोग नेट से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बड़ा सिंपल सा है कि अगर इफ द रीडिंग हैविंग नो डेसिमल, ऑल द लीडिंग एंड ऑल द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जिसमें डेसिमल नहीं है तो उसके जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ठीक है। अगर कोई वैल्यू यूनिट से छोटी है और उसके जितने भी लीडिंग जीरोस हैं, इफ द वैल्यू इज स्मॉलर देन यूनिट यानी 1 से छोटी है, तो उसके जितने भी लीडिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके जितने भी ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है। ट्रेलिंग जीरोस इसमें सिग्निफिकेंट है। कैप्टिव जीरोस या जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा नेट से, या आपकी D3 में भी थे ओ लेवल्स की किताब के। हम इस कुछ पूछ रहे थे सर डायरेक्ट आसान यही है कि 10 की पावर में जो आ जाए उसको हटा दें, जैसे 9 बिल्कुल सही कह रहे हो, 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 बिल्कुल वही रूल है। एक्चुअल मैथ्स में तो हम उसको 10 की पावर की लैंग्वेज में पढ़ते थे ना, तो वो आसान हो जाता था बिल्कुल, इसको डायरेक्ट बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा जी, चलें मेरा ख्याल है आज यहाँ रोक लेते हैं और बाकी इंशाल्लाह कल वाली क्लास में, ठीक है भाई। ठीक है सर। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। हाफिज।